हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि तुम देख रहे हो, आज का जो वीडियो होगा वो क्लास 12 के लिए होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन है। यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की। वहाँ पे हमने बहुत सारे सर्किट डायग्राम कंसिडर किए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग तरीके का टाइप्स के मैंने सर्किट डायग्राम डिज़ाइन किया था और उस सर्किट डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बताया था। बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारा सीरीज़ और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, अगर सीरीज़ होगा, अगर दो रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास R1 एंड R2 जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, है ना। और अगर वो पैरेलल में होगा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होगा इसका आंसर। बट मैंने कहा था कि तुम पैरेलल के लिए भी दो अगर होता है रेजिस्टेंस तो इसको ऐसे याद रखो कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2, सिर्फ दो अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, और फिर जो भी सर्किट डायग्राम होता था वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद अगर मुझे करंट निकालना होता है, अगर पोटेंशियल गिवन है, तो हम ओम्स लॉ के यूज़ करते हैं जो कि V इक्वल टू RI होता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, सीरीज़ के लिए, फिर पैरेलल के लिए और ये ओम्स लॉ। इन्हीं से मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास यही है और इनसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी का कंटिन्यूशन है, आज भी कुछ सर्किट डायग्राम जो है सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, तो कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई की, करेक्ट आंसर दिए, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स कर नहीं पाए। जैसे कि लास्ट वाला प्रॉब्लम था जो मैंने ऐसे ही डिज़ाइन की थी, तो वो वाला प्रॉब्लम में कुछ शायद ऐसे हैं बच्चे जो कर नहीं पा रहे हैं। तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था पिछले वीडियो का उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। चलो, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लिखा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और कुछ ऐसे होगा और ये वैल्यूज कुछ ऐसे रखा मैंने 16 वोल्ट। तुम देख लेना पिछले वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चन था, होमवर्क था तुम्हारे पास, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ ए बी, तो VAB जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम जब मैंने दिया था और लास्ट वीडियो मैंने बार बार ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर, वहाँ पे जो सर्किट डायग्राम्स के प्रॉब्लम मैंने करवाए थे, मैंने इस प्रॉब्लम को देते हुए ये भी कहा था कि एक्सरसाइज 2.25 का रेफरेंस मैंने बार बार दिया था कि वो सारा चीज़ अगर क्लियर है ना, तो ये ऐसे वाले प्रॉब्लम तुम बहुत आसानी से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि कैपेसिटर वाला जो प्रॉब्लम था, जो भी सर्किट डायग्राम था, वो वाला प्रॉब्लम तुमसे हो पा रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट मत आ जाओ, वहाँ के जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करो ठीक से। ठीक है, स्पेशली 2.25 तो मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे सारा प्रॉब्लम मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम तुम कर पाओगे अगर वो चीज़ क्लियर है तो एक्सरसाइज 2.25। चलो फिर भी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे VAB मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी जो मैंने लिखा था कि सीरीज, पैरेलल और V इक्वल टू RI, उसी से करना है। पोटेंशियल पूछा तो ऑब्वियसली अगर तुम मेरे से पूछते हो कि सर VAB कितना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं तो ऐसे लिखूंगा कि R इंटू I करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम कहोगे सर मेरे पास R, आपने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस बीच में जो पोटेंशियल है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो तो 4 है, तो ये करेक्ट है। I कितना है, तो I मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं VAB डायरेक्ट नहीं बता सकता कि क्या होगा आंसर, है ना। तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया कि VAB कितना है, तो VAB के लिए तुमने क्या कहा मुझे कि V इक्वल टू RI मुझे लिखना है। यहाँ पे R तो दिखाई दे रहा है कि 4 ओम है ना, बट इस जगह से कितना I गया वो तुम्हें पता नहीं। ठीक है, अगर इस जगह पे कितना I गया वो तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ पे लिख देते। क्लियर है ना। ठीक है, अब एक चीज समझो कि ये एक तरीका है कि मैं I निकाल लूं, ये एक तरीका है। देखो इसी प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस बात को समझो कि एक तरीका ये है, अगर तुम मेरे से कहते हो कि सर यहाँ से एक करंट I निकला, इस रेजिस्टेंस को होते हुए यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 गया। अब तुम मुझे कहोगे कि सर यहाँ से जो करंट गया वो तो I2 है, मतलब VAB आपको अगर निकालना है तो R इंटू I2 लिखो, I2 को आप निकाल लो तो फिर कर पाओगे, है ना। बट ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से ही करना है, मैं कुछ डिफरेंट वे से करूँगा इसको। ठीक है,
तो मान लो मेरे पास आई करंट यहां से, लेट अस कंसीडर कि आई करंट है जो पूरा सर्किट में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो मेरे पास पूरा सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस कंसीडर कि पूरा सर्किट का जो करंट है वो आई है। तो इससे मैं V इक्वल टू आर आई अगर लिखता हूं तो इस पूरा सर्किट का मुझे रेजिस्टेंस मतलब पता करना पड़ेगा। तो मैं ये जो अननोन क्वांटिटी है जो मैंने कंसीडर किया हुआ है कि लेट अस कंसीडर आई विद द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल तुम्हारे पास मतलब V का वैल्यू है, आई तुमने एज्यूम किया हुआ है और इसको तुम्हें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट, वो तो तुम्हें यहां से देख देख के निकालना होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या बनता है इस हिसाब से, हमारा पहला काम ये बनता है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर इस I को अगर तुम पार्ट कर देते हो और I2 का वैल्यू निकाल के तुम यहाँ पे पुट कर देते हो तो VAB निकल जाएगा ऑब्वियसली, बट दिस इज वन ऑफ द वेज। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करना है, मतलब यहाँ पे I2 देख के I2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, I2 ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, बट मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं I2 जो है वो नहीं निकालूंगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 दे सकते हो तुम, R है तुम्हारे पास, ये I2 अगर तुमने निकाल लिया तो ये ऑब्वियसली मिल जाएगा V कितना है, बट मैं अब डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, वो तुम समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि VAB यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, अगर यहाँ पे मैं C और यहाँ पे मैं D नाम दे रहा हूं तो CD का पोटेंशियल और AB का पोटेंशियल सेम ही होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला करंट जो होता है ना यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है, दो डिफरेंट रूट में जाता है, करंट अलग हो रहा है। तो इस ब्रांच का जो पोटेंशियल होगा, अगर तुम मेरे से कहते हो कि सर यहाँ पे एक पॉइंट ले लो CD, मान लो यहाँ पे C है, यहाँ पे मैंने E दिया, देखो CE का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है नहीं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, इन दोनों ब्रांचेस से अलग अलग करंट गए हैं, ठीक है। वो वाला चीज तो क्लियर है कि करंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो क्या होगा, सीरीज या पैरेलल होता है, ठीक है। वो मैंने बहुत बार बताया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल जितना भी होगा AB, वही पोटेंशियल इस एंड में भी होगा। अब अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर AB का पोटेंशियल और CD का पोटेंशियल क्या 16 वोल्ट है, तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे भी तो V इक्वल टू RI हो जाएगा समझ रहे हो ना। इस एंड पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो 16 नहीं होगा। अगर मेरे पास सर्किट डायग्राम, मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ लो। अगर मेरे पास सर्किट डायग्राम ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता, ये 16 वोल्ट होता, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अब अगर तुम मेरे से पूछते सर ये वाला पोटेंशियल और ये D है, ये C है, ये वाला पोटेंशियल इज इक्वल टू 16 वोल्ट, तब करेक्ट था, करेक्ट। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो भी 16 वोल्ट होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो भी 16 वोल्ट होगा। फिर तुम खुद से ही कह सकते हो अगर इसका पोटेंशियल ये होता तो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते, है ना। अगर इसका पोटेंशियल 16 वोल्ट होता तो ये वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं, ये डायरेक्ट बता ही देते। बट यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। यहाँ का जो भी रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लो तुम, PQ ले लो, VPQ क्या होगा, VPQ होगा R इंटू I, ये वाला R कितना है 1 है, और यहाँ से जो I जाएगा वो तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। वैसे हमें VPQ पूछा नहीं, अगर पूछता तो हम ऐसे निकालते इसको। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, इस जगह पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, इस जगह पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, इस जगह पे कितना पोटेंशियल हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है वो सेम होगा। इस डायग्राम के लिए यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 16 वोल्ट। क्योंकि इन दोनों डायग्राम को देख लो और समझ लो, इन दोनों डायग्राम को देख लो और समझ लो। यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा अगर सिचुएशन है, कोई भी नीचे रेजिस्टेंस है नहीं, नीचे कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, तब तुम कह सकते हो कि CD का पोटेंशियल डिफरेंस और AB का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। बट ये सर्किट डायग्राम हमारे प्रॉब्लम में है नहीं, हमें इसको करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास अब पूरा करंट जो है सर्किट का वो तुमने I माना, पूरा जो पोटेंशियल है वो 16 वोल्ट है, तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, फिर V इक्वल टू RI करके टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट निकालेंगे, ठीक है।
तो ये वाला I2 ये सारा मैं मिटा देता हूँ, मुझे I1 I2 नहीं चाहिए, मैं I1 I2 से नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली, ये दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली। क्यों? क्योंकि ये तो सीरीज में है, तो ये 4 हो गया। अब देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 × 4/4 + 4। ठीक है, क्लियर है ना। ये CD भी मैं हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ AB से काम है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पे AB बताया। तो ये 16/8 हो गया, तो ये 2 ओम हो गया। अब तुम बात को समझो, यहाँ पे इस सिस्टम में देख रहे हो ना, ये डॉटेड जो लाइंस है, यहाँ पे तुमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला, 2 ओम निकाला। ठीक है, अब जो 2 ओम है यहाँ पे, इसके साथ ये 1 ओम क्या है, सीरीज में है। अब तुम कहोगे सर पता नहीं चल रहा है मुझे कैसे सीरीज में है, ये तुम कह सकते हो मुझे कि सर ये 1 ओम और इस सिस्टम के साथ जो भी आंसर होगा, जैसे कि इस सिस्टम का आंसर हुआ 2 ओम, कैसे, ये दोनों मिला के 4 ओम हो गया था, 4 ओम्स और ये 4 ओम दोनों पैरेलल थे, ये अलग थे, है ना। अब मैं कह रहा हूँ इसका जो भी आंसर हुआ, जो कि है 2 ओम, इसके साथ 1 ओम सीरीज में है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि सीरीज में कैसे है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम ये बताओ इस ओम से कितना करंट गया, तो तुम कहोगे सर टोटल करंट जो आई हमने पकड़ा हुआ है वही गया। अब मुझे ये बताओ इस सिस्टम से कितना करंट गया, तो तुम कहोगे सर आई जो करंट यहाँ पे आया था, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 होके गया, बट मैं पूछ रहा हूँ कि सिस्टम में कितना करंट गया, तो तुम कहोगे सर I1 + I2 गया, मतलब I1 + I2 तो I ही है। अब बात को सुनो, इस सिस्टम में कितना करंट गया, तो तुम कह रहे हो I करंट गया। मैंने कहा इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, तो तुम कह रहे हो I करंट गया। I अगर सेम होता है तो सीरीज होता है, सिंपल है ना। तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर है इसके साथ 1 ओम सीरीज में है, तो अल्टीमेटली टोटल रेजिस्टेंस एंटायर सर्किट का कितना होगा, 2 + 1 = 3 ओम हो गया। एक आंसर। इसको तुमने क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हें पूरा सर्किट के लिए V = RI लिखना था। तो पूरा सर्किट का V कितना है, पूरा सर्किट का V है 16, पूरा सर्किट का R कितना है, वो है 3, पूरा सर्किट का I तुम्हें निकालना है, तो I = 16/3। ठीक है, इतना एम्पियर। अब I कितना है वो मेरे से नहीं पूछा, ये पॉइंट क्लियर है। क्या पूछा, पूछ रहे कि VAB जो है वो कितना है, तो चलो VAB जो है कितना है मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, जो डॉटेड लाइन है तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, उस जगह पे मैं V = RI लिख रहा हूं। जो डॉटेड लाइन है मेरे पास, उस जगह पे मैं V = RI लिख रहा हूं। तो इस पूरा डॉटेड लाइन का जो पोटेंशियल वो क्या पकड़ा मैंने, V। तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V। इस सिस्टम का पोटेंशियल V ही होता है। मैंने पहले क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि यहाँ पे पोटेंशियल जो भी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल वही होगा। मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना होता है, तो लेट अस कंसीडर कि V, वही VAB होगा। ये पॉइंट क्लियर है। इस सिस्टम का पोटेंशियल, मैंने ये जो डॉटेड लाइंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, पूरा इस सिस्टम में पोटेंशियल कितना है, मैंने कहा V है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल, क्यों मतलब वो तो लेट अस कंसीडर है, यहाँ पे पोटेंशियल जो भी होगा वही पोटेंशियल AB का ही होगा। तो मैंने कहा कि V है पोटेंशियल, तो ये VAB ही होगा। ठीक है, मैं V = RI जो अप्लाई कर रहा हूं ना, वो कहां पे अप्लाई कर रहा हूं, वो जो डॉटेड लाइंस है इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूं। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना है, लेट अस कंसीडर कि V है, जो मैं निकालना चाहता हूं, बट वही V VAB ही है। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए वहीं पे, एक्सरसाइज 2.25 पे। फिर इस डॉटेड लाइंस में इस डॉटेड लाइंस में R कितना है, इस डॉटेड लाइंस में R है, ये है ना, इस डॉटेड लाइन में R है। इस जगह तक R कितना था, 2 ओम, उसके बाद 1 ओम के साथ मैंने ऐड किया, बट मैं इंटरेस्टेड हूं अब डॉटेड लाइंस में। तो इस जगह पे R कितना है, तो तुम कहोगे सर 2 ओम, तो 2 लिखो, इनटू इस डॉटेड लाइन में कितना करंट गया, तो तुम कहोगे सर ये देखो सर, ये वाला I करंट गया था, बट यहाँ पे डिवाइडेड हो गया I1 और I2 में। बट मेरा क्वेश्चन है कि इस डॉटेड लाइन में कितना करंट गया होगा, तो तुम कहोगे I करंट ही, I1 यहाँ पे गया, I2 यहाँ पे गया, मतलब I1 + I2 करंट इस सिस्टम में गया। मतलब तुम कहते हो कि I1 + I2 मतलब I है ना। तो ये वाला I जो है वो कौन सा I है, पूरा सर्किट में जितना करंट जा रहा है वही वाला I है ना। क्लियर है ना। अब
तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूंगा मैं, 16/3, तो आंसर तो हो गया 32/3, तो इतना वोल्ट। तो बहुतों का आंसर ये आ रहा है, बहुतों ने मुझे कमेंट में भेजा है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि दिस इज नॉट द ओनली वे। अब मैं जैसे करवा रहा हूं प्रॉब्लम, इसी तरीके से करोगे तो इजी हो जाता है। वैसे तुम I1 I2 ऐसे निकाल के कर सकते हो, 4 × I2 करके निकालो, आंसर तो वही निकलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि I1 I2 करके निकालो, वो ज़्यादा दिक्कत होगा इसमें मेरे हिसाब से। ऐसे ही करो, ऐसे सही रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये तुम समझ गए हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बताना कमेंट में। अब मैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इसी तरीके का भी और एक प्रॉब्लम कर लेता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम आसानी से समझ जाओ। एक प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएगा, इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है, उसको मैं करने जा रहा हूं। सॉल्व है एग्जाम्पल। ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, अच्छा जैसे भी हो इसको दे दो। अब ये मत कहना कि सर 1 ओम यहाँ पे है और ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे है, जैसे भी हो इतना मायने नहीं रखेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे किताब में तुम्हें मिल जाएगा, शायद यहाँ पे होगा 1 ओम, मुझे जितना याद है। चलो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया तो कर लिया, इतना मायने नहीं रखता वो चीज़, इतना मायने नहीं रखता। आई रिपीट कि ये 1 ओम यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो, तो शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है किताब में। मैं तो किताब, चलो जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही करता हूँ। मैंने बता तो दिया ये इतना मायने नहीं रखेगा। क्वेश्चन समझो यहाँ पे क्या है। ये है 16 वोल्ट का, है ना, ये 16 वोल्ट का है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट वहाँ से मिल रहा है। अगर तुम्हें बुक में ये चीज़ यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस वहाँ पे है और ये उल्टा है बैटरी का सिंबल, तो कर देना। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता, कर देना अकॉर्डिंगली, जैसे बुक में है वैसे करना। मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मैं इसी को सॉल्व करूँगा। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर तुम्हें पॉइंट कुछ दे दिया गया A B C और D, ठीक है, तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है इस सिस्टम के लिए तो मुझे ये बताओ कि VAB, VBC, VCD, ये तीन वैल्यूज जो है कितना कितना होगा। ठीक है, अब अगर अभी जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, जो प्रीवियस लेक्चर का प्रॉब्लम था, उस अभी जो सॉल्व किया वो अगर तुम समझ चुके हो ना, तो तुम खुद से कर पाओगे, तुम खुद से बता पाओगे कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। पहले ये अगर सोर्स है हमारे पास, सोर्स मतलब बैटरी, ये अगर सोर्स है जिससे करंट जा सकता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट अगर यहाँ से गया, मतलब यहाँ से करंट निकलते हुए ऐसे जाएगा, ये आई करंट यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये आई करंट यहाँ तक आ गया तो ये आई करंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, बट मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन कि इस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, मतलब VAB कितना होगा। तो तुम कहोगे VAB सर RI करके निकालें, हाँ निकालो। तो R कितना है, तो R देखो ये 4 और 4 जो होगा पैरेलल में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और इस सिस्टम में कितना करंट गया, देखो ये करंट ही I1 और I2 होके गया इन दोनों में, बट मुझे तो पॉइंट्स तो यहाँ पे है, तो मैं पूछूंगा कि इस सिस्टम में कितना करंट गया। तो तुम कहोगे सर I1 + I2, वो तो I ही होता है। ठीक है, तो I तो अननोन है, मतलब पहले मुझे I जो है उसको निकालना है एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि पिछले वाला प्रॉब्लम मैंने किया है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है जो है वो V = RI है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे R नहीं चाहिए, ये R तो मैं निकाल ही लूंगा क्योंकि 4 × 4/4 + 4 करके निकाल लूंगा। I चाहिए मुझे एक्चुअली, मतलब I क्या है, I करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट अगर निकालना है तो तुम क्या करते हो, V = RI निकालते हो। V मतलब तब क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंटायर सर्किट, मतलब कितना बैटरी, मतलब ये 16 वोल्ट है। R तुम्हें इस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तब जाके तुम करंट निकाल पाओगे पूरा सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तुम्हें चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम जब VAB लिखोगे तो तुम R × I लिखोगे, R तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, I कहाँ से निकालोगे, ऐसे निकालना पड़ेगा। पूरा सर्किट के लिए V = RI लिखना पड़ेगा, पूरा सर्किट के लिए V = RI लिख के
तुम्हें वहां से आई निकालना पड़ेगा। फिर अगर तुम यहाँ पे जाओ वीबीसी तुम लिखते हो, वीबीसी इस वाले पॉइंट में अगर तुम वीबीसी लिखते हो तब भी तो तुम वी इक्वल टू आर आई लिखोगे। अब बताओ ये आई कौन सा है, वही तो करंट है, वही करंट है जो कि I1 I2 डिवाइड हो गया फिर से आई होके यहाँ से गया, मतलब फिर भी तुम्हें आई चाहिए, मतलब आई हमें निकालना ही होगा। पहला जो टास्क है हमारा वो आई है, मतलब टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है। आर तो गिवन है इसमें, वीबीसी के लिए आर तो 1 ही है। सीडी में जाओगे, वीसीडी में जाओगे, वीसीडी में जाओगे, क्या होगा, यहाँ पे भी अलग अलग करंट जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, मतलब टोटल करंट तो आई ही जाएगा। तो आर कितना होगा, हम 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12 करके आर निकाल लेंगे इस सिस्टम के लिए। आई निकालना पड़ेगा, मतलब हर केस में तुम्हें आई चाहिए जो कि एक ही वैल्यू होगा पूरा सिस्टम का जो भी करंट है। तो पहले हम ये करते हैं कि पूरा सिस्टम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, उसके बाद एक एक करके सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो पूरा सिस्टम के लिए हम आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, पूरा सिस्टम के लिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पूरा सिस्टम के लिए, चलो पूरा सिस्टम के लिए तुम्हें आर, ये दोनों पैरेलल है तो आंसर कितना होगा, R1 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4, तो 16 8 मतलब 2 ओम। इस 2 यहाँ पे जो आंसर हुआ इसके साथ 1 ओम सीरीज में है, तो R2 हो गया 2 प्लस ओम 1 इक्वल टू 3 ओम। चलो अब देखो इसका कर लेते हैं, इसका यहां तक तुम्हारे पास आंसर आ गया कितना, 3 ओम। इसका आंसर कितना होगा, R3 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12 है ना, ये 18 हो गया, 72 मतलब ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। अब देखो ये जो 4 ओम है और इसके साथ ये 1 ओम है और यहाँ पे है तुम्हारे पास 3 ओम, ये सारा क्या है, सीरीज में है। फिर से इसका आंसर कितना हुआ था, इसका आंसर हुआ था 2 ओम, इसके साथ ये क्या था, सीरीज में था, ठीक है। फिर इसके साथ ये पूरा सिस्टम सीरीज में है, 3 ओम के साथ पूरा सिस्टम, मतलब यहाँ क्या आंसर कितना हुआ, 4 सीरीज में है, और इसके साथ देखो ये भी सीरीज में है। तो अब अगर मैं आर इक्विवेलेंट लिखता हूँ तो क्या होगा, 3 ओम मतलब यहाँ तक कितना आंसर निकला, 3 ओम। फिर यहाँ ये कितना है, 4 ओम, और इसके साथ ये 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 8 ओम हो गया पूरा सिस्टम के लिए, आर इक्विवेलेंट 8 ओम हो गया, ठीक है। अब तुम निकाल पाओगे कि पूरा सिस्टम का जो है करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब पूरा सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम V इक्वल टू आर आई लिखते हैं, V इक्वल टू आर आई। तो V तुम्हारे पास है 16, R तुम्हारे पास है 8, I तुम्हें निकालना है, तो I आराम से निकल जाएगा 2 एम्पियर। I तुम्हें क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि VAB, VBC, VCD मुझे निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को, ये सिंपल है, आई होप कि समझ जाओगे। मैं रफ कर देता हूँ, इतना तो मैंने सिखा ही दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। अब अगर तुम कहते हो कि VAB कितना है, तो मैं कहूँगा VAB इक्वल टू R इंटू आई। कौन सा R, ये वाला R, मान लो इसको मैंने R1 पकड़ा हुआ था, तो ये कितना था, R1 कितना था, अभी मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, अभी मैंने किया था जो कि 2 था, 2, और करंट कितना है 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 वोल्ट, ठीक है। VBC कितना हो गया, VBC हो गया R है 1 इंटू ये है 2, तो ये है 2 वोल्ट, और VCD कितना है, इसमें कितना आंसर आया था, याद है, इसमें आंसर 4 आया था, इसका इक्विवेलेंट VCD R इंटू आई लिखना है मुझे, यहाँ का आंसर आया था 4 इंटू कितना है 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट, खत्म, ठीक है, 8 वोल्ट खत्म। अगर तुम मेरे से पूछते हो कि सर अगर मुझे क्वेश्चन ये भी पूछता, कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है और पोटेंशियल PQ कितना होगा, तो सिंपल आंसर है R इंटू आई लिखना है तुम्हें। R यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 लिखो, और टोटल करंट कितना है तुम्हारे पास, यहाँ से टोटल करंट ही जाएगा, टोटल करंट है 2, तो देखो 2 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। अब तुमने कहा कि देखो इसका और इसका, तुमने कहा ना कि यहाँ पे तुमने कहाँ पे मैंने लिखा था, वहां पे मैंने एक जगह पे लिखा ना कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका जो होता है मतलब 4 प्लस 1, इसका जो होता है 2 प्लस 1, ऐसे करके मैंने लिखा था ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 निकला था ना। अब तुम समझो कि इसके साथ ये सीरीज में है, इसके साथ ये सीरीज में है, और इस पूरे के साथ ये सीरीज में है, मतलब इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल करूंगा तो 16 आना चाहिए, तो 2 प्लस 8 10 12 और 4 16, ऐसे ही पता चल रहा है कि आंसर करेक्ट है, ठीक है।
अगर तुम मेरे से अब कहोगे कि सर मैंने अगर ये तीनों निकाल लिया था तो मैं वी पी क्यू ऐसे नहीं निकालूंगा, तो मत निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे सर मैं 16 से इसको माइनस कर दूंगा, बाकी जो बचेगा इसी का आंसर होगा। ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हो, 16 से ये माइनस कर दो, कोई ओम्स लॉ की जरूरत है नहीं, है ना। तो तरीका होता है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है। कॉन्सेप्ट अगर पता हो ना तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेन चीज जो है वो क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सीरीज में कौन सा चीज डिफरेंट हो रहा है, पैरेलल में कौन सा चीज डिफरेंट हो रहा है, वी इक्वल टू आ रहा है ये है, और फॉर्मूलाज जो है वो है। ठीक है, इसी से प्रॉब्लम हो जा रहा है। आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आया होगा। रब करते हैं, इतना टफ प्रॉब्लम नहीं था ये, किताब का सॉल्व प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, जो नहीं पूछा लास्ट वाला वो भी मैंने बता दिया कैसे करना है, दोनों तरीका बता दिया। उससे माइनस करके कर सकते हो, डायरेक्ट वी इक्वल टू आर आई लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, एक डिफरेंट टाइप वाला प्रॉब्लम करते हैं। चलो एक सिमेट्री वाला प्रॉब्लम करेंगे अब हम। ये कोई पहाड़ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों? मैं तो रब कर सकता हूँ इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तुम तो रब नहीं कर सकते। कॉपी में लिख रहे हो तो ढंग से ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ए और बी है। तो तुमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है अगर इच रेजिस्टेंस इज आर ओम। ठीक है, तो देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट टाइप का होता है, उनका एक अपना एक कैटेगरी होता है। जैसे कि इनफाइनाइट वाला, सीरीज वाला, लेडर वाला जो प्रॉब्लम था, उनका एक अपना कैटेगरी था कि उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न क्या है, उसका टोटल सिस्टम का तुम्हें रेजिस्टेंस पकड़ लेना है। फिर एक चीज़ यहाँ पे एक बार मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले वाले प्रॉब्लम में शायद बार बार ये वाला प्रॉब्लम होता होगा कि ये पैटर्न है, इसके साथ तुम एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तुमने पकड़ लिया इनफाइनाइट का जो तुमने पकड़ लिया, उसको तुम आर लिख रहे हो। ये गलती, ठीक है, जो गलती तुम करते हो या फिर सोचते हो कि पहले हम, जैसे कि तुम सोचोगे सर ने ऐसे सिखाया कि पहले इन दोनों का कर लेते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ जो भी आंसर होगा इसको अलग से ऐड कर देंगे। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि R1 इक्वल टू R इंटू 1 बाई R प्लस 1। ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये R1 नहीं हो सकता, ये R ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट के साथ 1 ओम ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा ना। इनफाइनाइट को तो तुमने R पकड़ा। ये गलती मत करना, इस वाले प्रॉब्लम में ऐसा गलती मत करना। तुम ये मत सोचना कि इन दोनों का पहले करना है फिर इसके साथ 1 को ऐड करना है, ऐसे नहीं करना है। ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पे R लिखोगे तो ये R कट ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। -1 कुछ ऐसा एक आंसर होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। R प्लस 1 इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0 ऐसा कुछ निकल जाएगा, नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब ये तो गलत है। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों के पैरेलल के साथ जो भी आंसर होगा ये सीरीज में होगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा डायरेक्ट लिखना है इसमें, डायरेक्ट। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना है? इस सिस्टम का इक्विवेलेंट R ही होगा। देखो, मैं इस वाले प्रॉब्लम के लिए बात कर नहीं कर रहा, पिछले वाले प्रॉब्लम में कुछ स्टूडेंट्स का ये मतलब डाउट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि तुमने पूरा सिस्टम का पकड़ लिया ना, R है, तो तुम अचानक ये नहीं कह सकते कि पहले मैं इन दोनों का सॉल्व करूंगा उसके बाद अलग से मैं लिखूंगा कि इन दोनों का आंसर इसके साथ ऐड हो रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते। पूरा सिस्टम का इकट्ठा लिखना है। तो पूरा सिस्टम का इकट्ठा जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना है, वो तो तुम पहले ही R पकड़ चुके हो, तुमने कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट वाले सिस्टम में। फिर क्या होगा? फिर 1 इंटू R बाई 1 प्लस R के साथ 1 एडेड, तब तुम्हें आंसर मिलेगा। अदरवाइज अलग अलग करोगे तो
वो तरीका है ही नहीं, वो तो गलत तरीका है, क्योंकि तुम R1 नहीं लिख सकते, अलग से दूसरा रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते। पूरा सिस्टम के साथ, पूरा सिस्टम तुमने R पकड़ा हुआ है, उसके साथ 1 ओम ऐड करोगे तो क्या होगा सिस्टम का? कुछ नहीं होगा, इनफाइनाइट है। आई होप कि क्लियर है ये चीज़ मैंने कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम्स में भी बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ ये वाला चीज़? यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि देखो ये जो एक प्रॉब्लम है इसका एक डेफिनेट तरीका होता है सॉल्व करने का। जो लेटर वाला प्रॉब्लम था उसका एक डेफिनेट तरीका होता है कि इसी तरीके से करना है, इकट्ठा लिखना है, एकदम एक ही बार में मतलब लिखना है, अलग अलग से R1 R2 करके नहीं लिखना है। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसको तुम्हें इसके तरीके से ही सॉल्व करना है। तुम अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे कुछ नहीं हो जाएगा। और ये वाला प्रॉब्लम होता है सिमेट्री वाला प्रॉब्लम, इसका नेमिंग ऐसा है कि ये सिमेट्री वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का सिमेट्री वाला प्रॉब्लम होता है। सिमेट्री मतलब अगर कोई सिस्टम में सिमेट्री होता है तो वो सुपर इम्पोज होता है ईच अदर, जैसे कि हमारे दो हैंड्स जो है ऐसे सुपर इम्पोज हो रहा है ना, ये दोनों पकड़ा हुआ है इसलिए दिखा नहीं सकता, मतलब दिखा तो रहा हूँ, ऐसे करके सुपर इम्पोज हो रहा है, एक के ऊपर एक पूरा मिरर इमेज हो रहा है। तो देखो इसमें कैसे हम सिमेट्री वाले प्रॉब्लम, मतलब कैसे हम इसको सोच सकते हैं कि ये सिमेट्री वाले प्रॉब्लम है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आगे भी मिलेगा तुम्हें, अगर मिलता है तो तुम सिमेट्री से तुम्हें करना है, ठीक है। वैसे मैं भी करवाऊंगा, तुम्हें भी मिलता है तो तुम भी करना। एक प्रॉब्लम मैंने कंसिडर किया, ये एक डिफरेंट टाइप इसका एक डिफरेंट कैटेगरी है, उस कैटेगरी का प्रॉब्लम है सिमेट्री वाला। लेडर वाला प्रॉब्लम हमने कर लिया जो कि इनफाइनाइट सीरीज वाला प्रॉब्लम होता है। डिफरेंट इजी प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में ऐसे भी प्रॉब्लम तुम्हें करना है। तो इजी वाला सारा प्रॉब्लम मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट टाइप वाला प्रॉब्लम कंसिडर कर रहा हूँ। देखो इस टाइप ऑफ सिस्टम में तुम्हें क्या करना है कि इसको ना पूरा मिडिल से तुम्हें ब्रेक कर देना है, ठीक है। क्या कहा मैंने? पूरा मिडिल से मैंने ब्रेक कर दिया। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी पूरा इक्वली डिवाइडेड हुआ, तो इक्वली डिवाइड होने से ये R/2 और ये R/2 हो जाएगा। जब भी मैं R/2 लिख दिया ना तब भी तुम्हारे मन में ये आ गया कि क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं। तुम भूल गए हो कि R इक्वल टू रॉयल बाई ए, R लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम ये कह रहे हो कि इसमें पूरा सिमेट्री हो रहा है। अब इसको ऐसे बंद करोगे तो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करेगा, देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है सुपर इम्पोज कैसे कर रहा है? ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट को ऐसे उठा के अगर ऐसे इसके ऊपर रख दोगे तो सुपर इम्पोज करेगा। देख लो, खुद से देख लो, अपने कॉपी में डिजाइन करके देख लो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देख रहे हो, इसको ड्रॉ करके देख रहे हो। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को ऐसे ही करना है। तो क्या करना है? पहले ऐसे मिला, अगर तुम अपना दिमाग तुमने यूज़ किया और कहा कि सर ने सिखाया कि यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ पे दो पार्ट होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल है, उसके बाद तुम फंस जाओगे। यहाँ पे कहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से करना है, इसको इसी तरीके से करना है। अपना दिमाग इतना मत लगाओ। ये सिमेट्री वाला प्रॉब्लम है, इसको सिमेट्री के रूल से ही करना है। तो क्या कहा मैंने? पहले कहा कि इसको ऐसे ब्रेक कर दो, वो पॉइंट में ब्रेक करो जहां पे ये पूरा इक्वली डिवाइड होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका मतलब इक्वल लेंथ में ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे R/2 होगा, यहाँ पे R/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस होता है R था, यहाँ पे वैल्यू इसका R था। अब क्या करना है? अब तुम कहोगे सर अब क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि अब हमें क्या करना है, आधा सर्किट को सॉल्व करना है। आधा सर्किट को सॉल्व करके जो भी आंसर मुझे मिलेगा उसको इंटू 2 कर देना है, वो फाइनल आंसर होगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अब समझ में आ जाएगा। मैंने जो कहा, मैंने कहा कि अब तुम्हें आधा सर्किट को ही सॉल्व करना है। मतलब ये तुम्हारा सर्किट है, अब ये तुम्हारा सर्किट है, खत्म। यहाँ पे ये तुम्हारा सर्किट है, इस सर्किट को तुम्हें सॉल्व करना है। इसका R इक्विवेलेंट जो भी आएगा, इसका इस सर्किट का R इक्विवेलेंट का वैल्यू मान लो आ गया 2, तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो सिस्टम का R था, मान लो यहाँ पे सिस्टम लिख रहा हूँ, सिस्टम का R था वो 2 × 2 हो रहा है। 2 क्यों? क्योंकि हमने आधा पार्ट के लिए सॉल्व किया, पूरा पार्ट के लिए 2 × हो रहा है, किसके साथ? फाइनल आंसर के साथ, ठीक है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो ये डायग्राम तुम्हें तो मैंने तो रफ कर दिया, मेरे पास तो फैसिलिटी है ये रफ करने का, तुम्हारे पास तो है नहीं, है ना। तो तुम फिर से ड्रॉ करो। सेकेंड डायग्राम ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ड्रॉ कर लो। वो तो पॉज करके भी कर सकते हो। चलो अब देखो, अब तुम्हारे पास ये सिस्टम क्लियर है कि भाई यहां से ये दोनों जो है पैरेलल है,
ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ ये सीरीज में है, जो भी आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में होगा। क्लियर है? ये दोनों अब पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। R1 का वैल्यू यहाँ पे R/2 है, R2 का वैल्यू मान लो R है। तो ये होगा किसका, इस सिस्टम का निकाला, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। जो भी इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर होगा इसके साथ ये सीरीज में होगा, जो भी आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में होगा, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि फाइनल आंसर पूरा सिस्टम के साथ इंटू 2 करना है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा R²/2 और डिवाइडेड बाई सिंबल दे देता हूं यहाँ पे, ये होता है 3R/2, है ना। तो ये इंटू करोगे तो कट जाएगा, R भी एक कटेगा, 2 तो कट ही जाएगा, तो R/3 होगा, मतलब यहां तक। अब R2 निकालना है, इसके साथ ये R2 निकालना है, मतलब इसके साथ R/3 के साथ ऐड करना है किसको, R को। बस ये तो और सिंपल हो गया, ये 3 है और ये 4R है। ठीक है, अब जो आंसर होगा इसके साथ R क्या है, अब जो आंसर हो रहा है इसके साथ R क्या है, पैरेलल में है, मैंने बता ही दिया कहानी पूरा। तो अब तुम्हारे पास मान लो R3 निकालना है, तो क्या करना है, इसके साथ 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस R, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। लिख लेता हूँ, 4/3 R² है, डिवाइडेड बाई सिंबल देता हूँ, ये 7R/3 है। ठीक है, इंटू करोगे, अगर इंटू करोगे तो 3 कट जाएगा और 7R नीचे आएगा तो एक R भी कट जाएगा, इसका आंसर होगा 4R/7। चलो R3, मतलब यहाँ का पूरा सिस्टम का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। सिंपल है ये सारा, तो कैलकुलेशन है। आई होप कि ये कैलकुलेशन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया। R3 आंसर नहीं है तो आंसर क्या है, इंटू 2 कर देना है। अब रफ कर देता हूं मैं, तो देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, जो कि पहले डायग्राम है तुम्हारे कॉपी में, जो कि पहला डायग्राम है, जो आधा नहीं है पूरा है, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट मैं लिखता हूं। R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 इंटू 4R/7, तो ये हो गया 8R/7। बस खत्म, है ना। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, जरूर बताओ। चलो आगे जाके और मिलेगा। देखो एक चीज और भी बताऊंगा मैं, कि इस चैप्टर में अगर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम करवा रहा हूं और मेरे प्रॉब्लम को देख के तुम भी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम किताब से कर रहे हो, रेफरेंस बुक से कर रहे हो, इंटरनेट से कर रहे हो, कहीं से भी कोई भी सोर्स हो तुम्हारा कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं बहुत सारे, अभी भी मैं कुछ सर्किट डायग्राम करवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सर्किट डायग्राम तुम कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे सर्किट डायग्राम तुम खुद से कर पाओगे, क्योंकि हर बहुत सारे सर्किट, जैसे कि इसका एक अपना कैटेगरी था, लेडर वाला एक अपना कैटेगरी था, ऐसे बहुत सारे सर्किट डायग्राम वो अपने अपने कैटेगरी से ही सॉल्व होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम तुम नहीं कर सकोगे जब तक मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल केवीएल, ये मैं डिस्कस नहीं करता, तुम कर ही नहीं पाओगे। खुद से तुमने पढ़ लिया तो अलग बात है, बट केसीएल केवीएल अगर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम सर्किट डायग्राम वो तुम कर नहीं पाओगे। एक इसका कैटेगरी हो गया, एक व्हिस्टन ब्रिज वाला है, व्हिस्टन ब्रिज वाला प्रॉब्लम तुम कर ही नहीं पाओगे। व्हिस्टन ब्रिज वाला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मैं फिर चैप्टर 2 में कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम में भी वो बता के वहां पे भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसका एक अपना कैटेगरी है, इसका एक अपना कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऐसे हो जाएगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिलके कुछ प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि तुम ये मत सोचना कि सर प्रॉब्लम करवा रहा है और मैं भी खुद से करना चाहता हूं तो मैं कर रहा हूं तो मुझे आ नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसलिए नहीं आ रहा, वो डिजाइन ऑफ द प्रॉब्लम इज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि सारा प्रॉब्लम तुम कर इसलिए नहीं पाओगे कि कुछ प्रॉब्लम केसीएल केवीएल से होगा, कुछ व्हिस्टन ब्रिज वाला प्रॉब्लम होगा, कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मिला के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम तो करेंगे धीरे धीरे सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑब्वियसली करेंगे। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं,
तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। तो इसके बारे में भी सुन लो, ये भी अपना एक खुद का कैटेगरी वाला प्रॉब्लम है। ये सर्किट ऐसे ही बनता है, और ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें जो क्वेश्चन है ना वो भी कॉमन है। मतलब तुम्हें अगर कहीं पे भी ये वाला प्रॉब्लम मिल जाएगा ना, तो शायद क्वेश्चन 3-4 ना पूछ के तुम्हें किताब में ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है और क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछ रहा है। बट मैं तुम्हें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में टोटल जो होता है 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो तो जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, मतलब ऐसे वाई टाइप अगर सर्किट डायग्राम, ये वाई है ना, ऐसे वाई टाइप सर्किट डायग्राम तुम्हें मिल रहा है, तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ना तुम्हें 4 अननोन क्वांटिटी होता है तुम्हारा। ये तुम्हें जानना है, इसको देख के ही तुम्हें ये याद रखना है मतलब याद तो नहीं रखना है, वैसे मैं बता दूंगा कि कैसे 4 अननोन क्वांटिटीज हो सकता है। मतलब ये सारे वैल्यूज गिवन हैं और ये सारे वैल्यूज गिवन हैं, तो 4 और भी चीज है जो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पे भी तुम्हें अगर ये क्वेश्चन मिल रहा होगा, अगर तुम्हें 4 क्वेश्चंस पूछा नहीं गया, कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन जो कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे ये निकाल के दो। बट मैं यहाँ पे चारों का चारों फिजिकल क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालना है और वो चारों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी पहले ले लेते हैं। तो देखो, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में तुम्हें देखना है कि भाई सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे है। ये प्रॉब्लम कुछ दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब जैसे कर रहा हूँ उसी तरीके से करना है, कुछ दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा। जो इजी वे है, जो मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ कि ये इजी वे है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर तुम मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज अगर तुम खुद से कर पा रहे हो तब भी आई विल अप्रिशिएट यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके, मैंने बताया बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है मुझे, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास है। अब तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको क्यों चाहिए। देखो, अगर मेरे पास सर्किट ऐसा होता, मेरे पास सर्किट सिंपल एक सर्किट होता, मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और ऐसा है, यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट। अगर मैं तुम्हें पूछता भाई करंट कहाँ से जाएगा, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाएगा, आपने बताया हुआ है, हमें पता है। बट यहाँ पे तो देखो 3 पोटेंशियल अप्लाइड है। मान लो ये ग्राउंडेड है, ये 70 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब करंट कहाँ से जाएगा सिस्टम में, क्या करंट यहाँ से जाएगा, जा सकता है क्योंकि 10 वोल्ट भेजेगा। चलो यहाँ से नहीं गया, क्या करंट यहाँ से जा सकता है, जाएगा। अब जब करंट यहाँ से जाएगा तो करंट यहाँ से जब ये वाला वोल्ट यहाँ से करंट भेज रहा होगा तो करंट यहाँ पे डिफरेंशिएट होना चाहिए। अब तुम कहो सर यहाँ से भी तो करंट जा रहा है, तो ये भी तो डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो किसको पकड़े, कौन सा, तो इसमें स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है 70 वोल्ट का, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब तुम्हें एक चीज पता चल गया कि ये करंट अगर I है, ये I1 है, तो ये I2 होगा। मतलब मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटीज है, आउट ऑफ 4 अननोन क्वांटिटीज तुम्हें 3 क्वांटिटीज तो मिल ही गया। तुम समझ चुके हो कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी तो ये हो गया। सर ने कहा कि 4 अननोन क्वांटिटीज होता है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। अब रहा कि नेक्स्ट कहानी कि सर तो फिर और एक जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, तो वो ये है कि इस पॉइंट में भी तो एक पोटेंशियल होगा, दैट इज अननोन टू अस। अगर ये पॉइंट O है तो इसको मैं VO लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां से करंट जाते हुए यहां पे आया, फिर मान लो इसका काम खत्म, इस वाले पोटेंशियल ने करंट को ऐसे भेजा 2 जगह पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी एक पोटेंशियल होगा। क्लियर, तो हम पूरा चीज को निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास I1, I2 और V0, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि अननोन है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। मैंने कहा इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई दिया तो ये चारों के चारों फिजिकल क्वांटिटी तुम सॉल्व करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, बस ये सारा चीजें देख के। ठीक है, तो क्या करना था मुझे, सबसे पहले ये देखना था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोटेंशियल है यहाँ पे कौन सा है। तो 10 है, 0 है, 70 है, 70 इफेक्टिव होगा, वो करंट भेजेगा एक्चुअली। उसके वजह से करंट तो इसकी वजह से जाना था, बट ये इफेक्टिव है। देखो जो भी होगा, मान लो यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है 2 न्यूटन की, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है 18 न्यूटन की। अल्टीमेटली इफेक्टिव तो ये होगा 16 न्यूटन लेके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, एक फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हो, ये
इसने भी भेजा था करंट, इसने भी भेजा था करंट, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो करंट अल्टीमेटली ऐसे जाएगा। चलो तो करना क्या है, तो लेट अस कंसीडर कि V नॉट विद द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। इस हिसाब से देखो, इस जगह पे अगर तुम पोटेंशियल मतलब ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे, देखो इस जगह पे इसने भेजा तो ये ज्यादा है, इसमें अगर VA माइनस VO इक्वल टू RI होता है तो VA का पोटेंशियल कितना है 70 माइनस ये VO इक्वल टू R कितना है 10 इंटू I। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हम एक काम करेंगे, I जो होता है वो लिख लेंगे I इक्वल टू 70 माइनस V0 बाई 10। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन क्या VB माइनस VO इक्वल टू RI होगा, नहीं VB माइनस VO इक्वल टू RI नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा था, इससे कम ये है, इससे कम ये है, क्योंकि ये भेज रहा है ना करंट, ये भेज रहा है यहाँ पे, ये भेज रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे इसका पोटेंशियल इससे कम होगा, इसका पोटेंशियल इससे कम होगा। क्यों, इसका पोटेंशियल इससे कम है, क्यों, क्योंकि ये भेज रहा है, फिर इस पॉइंट में कुछ इन दोनों के एक डिफरेंस हुआ, फिर इससे दो अलग अलग ब्रांच में करंट जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है इससे, इसका पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे VO माइनस VB इक्वल टू R मतलब 20 इंटू, लेट अस कंसीडर कि ये I2 है और ये I1 है ना, तो यहां से हम I2 लिख लेंगे, I2 इक्वल टू VO माइनस VB डिवाइडेड बाई सॉरी 20 है ना, 20। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो कि थर्ड इक्वेशन क्या होगा, VO माइनस VC इक्वल टू RI तुम लिखोगे, R क्या है यहाँ पे लिख दो 30 लिख दो 30, I क्या है I1 है ना, तो फिर तुम क्या लिखोगे नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे निकाला I1 निकालोगे, I1 इक्वल टू V0 माइनस VC बाई 30। आई होप कि दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि V0 माइनस VC इक्वल टू R मतलब 30 है इंटू I मतलब I1 है, वही लिखा मैंने, यहाँ से क्या निकाला मैंने, I1 निकाला। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर ने सारा अननोन क्वांटिटी यहाँ पर लिख कर रख दिया तो क्या होगा, कैसे निकालोगे सर, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है तो तुम ये भूल गए हो कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, तो क्या करना है, अब I का वैल्यू यहां से निकलना है, I1 का वैल्यू यहां से लिखना है, I2 का वैल्यू यहां पे लिखना है। देखो V0 तो अननोन है ऑब्वियसली, VB का वैल्यू दिया हुआ है, VB का वैल्यू कितना है 0, VC का वैल्यू कितना है 10 है ना, यहाँ पे पुट करोगे तुम वैल्यू, VB का वैल्यू 0 वोल्ट, VC का वैल्यू 10 वोल्ट। ठीक है, और 70 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, 70 यहाँ पे लिख दिया था VA का, यहाँ पे नहीं लिखा और यहाँ पे नहीं लिखा, वो तुम लिख लोगे। तो अल्टीमेटली इसमें जब I1 और I2 का वैल्यू तुम पुट करोगे तब एक ही अननोन फिजिकल क्वांटिटी रहेगा जो कि है V0। ठीक है, क्लियर है। तुमने पहले V इक्वल टू RI करके I1 I2 निकाला, फिर तुमने कहा कि I जो है वो ही I1 प्लस I2 है, फिर तुमने सारा वैल्यू रिप्लेस किया और तुमने VB का भी वैल्यू लिख दिया, VB का वैल्यू 0 है, और VC का भी वैल्यू लिख दिया जो कि 10 वोल्ट है। अब तुम्हारे पास इक्वेशन में, तुम्हारे पास जो ये इक्वेशन है वहां पे सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है V0। बहुत सारे बच्चे को शायद पता चल रहा है कि सर ऐसे करके लिख रहा है, इसका मतलब सर तो ये होमवर्क देने वाले हैं हमें, नहीं तो ऐसे नहीं लिखते, खुद कर लेते। मुझे नहीं करना है ये कैलकुलेशन, तुम्हें ही करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां से तुम V0 निकालोगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस इक्वेशन में V0 पुट कर दो, I निकल जाएगा, इस इक्वेशन में V0 पुट कर दो, I1 निकल जाएगा, फिर I और I1 निकाल लिया तो I2 इक्वल टू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, I2 इक्वल टू I माइनस I1 कर दो, है ना, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, हो जाएगा आंसर। तो मुझे बताना है तुम्हें, तुम मुझे ये बताना कमेंट में जरूर V0 का आंसर कितना है, I कितना है, I1 कितना है, I2 कितना है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, आई रिपीट, जिसमें देख के ही तुम्हें ये मतलब सोचना है कि यहाँ पे 4 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज होता है जो हम निकाल सकते हैं। वो तो डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन या फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, वो बेसिकली V0 ही चाहते हैं। चलो चलो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम था,
और इसमें हम मतलब उसी तरीके से करना है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। तो और एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, चलो इसमें एक प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं। चलो इसको ड्रॉ करो, यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ मैं P, यहाँ पे एक पॉइंट Q, ड्रॉ कर लो। हो गया। तो देखो इस प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है, इस प्रॉब्लम में P Q यहाँ पे दे दिया है मैंने। वैसे इस प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर अगर टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो टोटल पोटेंशियल है, टोटल करंट निकाल सकते हैं, है ना। फिर अगर मैं ऐसे पूछता कि इसका पोटेंशियल कितना है तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं, इसका पोटेंशियल जो भी होगा मतलब यहाँ का पोटेंशियल वही होगा और वही पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे अगर तुम A और यहाँ पे अगर तुम B पॉइंट दे रहे हो तो ए बी का पोटेंशियल, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास एक C पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारे पास D पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारे पास E पॉइंट है और यहाँ पे तुम्हारे पास F पॉइंट है, तो ये क्लियर है ना। VAB VCD VEF सारा सेम होता है, कितना 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है या फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा, जैसे कि पिछले वाले प्रॉब्लम्स में थे जो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, बताया था, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp माइनस VQ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है अब, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि Vp माइनस VQ कितना है, वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, चलो कैसे करना है, तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे करना है, सिंपल है एकदम, डरने की बात है नहीं। अच्छा ये इसको मत रख करो, ये PQ रहने दो। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको समझो बात को। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं A। ठीक है, हम ऐसे करेंगे कि इन दो पॉइंट पे ना ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब हम ऐसे लिखेंगे VA माइनस VP इक्वल टू RI और इन दो पॉइंट्स में अप्लाई करेंगे। अभी जो Y वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसकी तरह इन दो प्रॉब्लम है, इसमें मतलब VA माइनस VQ इक्वल टू, मान लो यहाँ पे R1 यहाँ पे R2I, मतलब यहाँ पे R का वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये 6 है। ठीक है, और यहाँ से अगर I जा रहा है करंट, I अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, तो तुम कहोगे मान लो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, तो इस हिसाब से ये लिख दिया मैंने I1, है ना, I1 और R2 का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 इंटू I2। तो तुम कहोगे सर ये VA माइनस VP वाला कहानी, VA माइनस VQ वाला कहानी मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो एक काम करो, इसको माइनस कर दो, तो माइनस करो, है ना, माइनस करो तो कट जाएगा ना। फिर क्या रहेगा, VQ माइनस VP इक्वल टू 6I1 माइनस 8I2, है ना। मतलब देखो यही तो क्वेश्चन था, मतलब ये तो क्वेश्चन था VP, इसको उल्टा मतलब चेंज कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा माइनस करके चेंज कर देंगे। बट माइनस कर इन दोनों स्टेप का कहानी तो मैं समझ में आ गया, इन दोनों स्टेप से ही तो मुझे ये मिल रहा है। अब क्या करना है, अब तुम कहोगे सर मुझे इसका मतलब मुझे I1 और I2 निकालना है, मतलब यहां से कितना करंट गया वो निकालना है और यहां से कितना करंट गया वो निकालना है ना। क्लियर है ना ये चीज, यहां से कितना करंट गया वो निकालना है, यहां से कितना करंट गया वो निकालना है। I1 I2 पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। अब कहोगे I1 कैसे निकाले सर, तो देखो इस जगह का पोटेंशियल कितना है, इस जगह का, तो इस जगह का पोटेंशियल है यहाँ पे 12 वोल्ट मैंने लिखा था, 12 वोल्ट। ठीक है, इस जगह पे रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो इस जगह करंट V इक्वल टू RI1 लिखा हुआ है, I1, है ना। मैं नहीं कर रहा, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। यहाँ पे माइंड रीड, यहाँ पे VQ माइनस VP हो रहा है, जो भी यहाँ पे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा करना है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जब VP माइनस VQ लिखोगे तो माइनस इंटू वो वाला आंसर होगा, है ना। ठीक है,
मतलब नेगेटिव हो सकता है, अगर यहाँ पे ही नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव आए तो नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है, वोल्ट में होगा। क्लियर है? तो I1 हो जाएगा, V कितना है, V तो मैंने कहा 12 है और ये 10 है, तो 1.2 हो गया है ना एम्पियर। और यहाँ से I2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वही है 12 वोल्ट, यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस मतलब 20 ओम है, तो I2 निकाल लोगे। फिर तुम यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू पुट करोगे, आंसर जो भी आएगा उसको चेंज करोगे, मतलब तुम्हें पूछा Vp माइनस VQ, ठीक है। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम था, बस बच्चे ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट देके मतलब ऐसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब Vp माइनस VQ कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस Ri, इस पॉइंट और इस पोटेंशियल का डिफरेंस Ri है ना, ओम्स लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर Vp माइनस VQ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, माइनस कर दिया तो कट गया, है ना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ पा रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना, और तुम कर पा रहे हो तो जो प्रॉब्लम्स मैंने होमवर्क दिया वो मुझे करके कमेंट में ज़रूर बताना। आगे भी हम कुछ सर्किट डायग्राम वाले प्रॉब्लम करेंगे, और कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस के बारे में ही बात हो रहा है मैक्सिमम इस चैप्टर में, जो है रेजिस्टेंस के बारे में ही डिस्कशन है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन रेजिस्टेंस के बारे में ही है। अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे ना, देखो ये सारा बात बताते नहीं है कोई, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुमने जब से मतलब रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद रेजिस्टिविटी हो गया, इसके बाद टेम्परेचर वाला इफेक्ट हो गया, इसके बाद रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया, है ना, इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में कलर कोडिंग रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करना है। फिर मीटर ब्रिज में देखना रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ही तुमने निकाला, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा बाहर, ये बताने वाला कोई है नहीं। चलो जो भी है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, सर्किट डायग्राम वाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V इक्वल टू Ri, ये सारा कॉन्सेप्ट लेके, और कलर कोडिंग में उसी दिन करवा दूंगा। कलर कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय।